नमस्कार, मैं प्रद्योत कुमार। आप देख रहे हैं डीएमएफ न्यूज। काल के कई कालखंडों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की यात्रा की थकान अब उसके गुणवत्ता के कपाल पर साफ दिखने लगी है। ऐसे कई सवाल हैं विद्यालय के संदर्भ में, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश के इस अग्रणीय नाट्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सन 1959 में हुई। उद्देश्य था नाट्य कला का प्रशिक्षण देने के साथ साथ भारतवर्ष में नाट्यांदोलन को बढ़ावा देना और देश में नाट्य प्रशिक्षण के ऊंचे मापदंड स्थापित करना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य था रंगकर्म को एक नई दिशा प्रदान करना। इसलिए सरकार उसमें नामांकित विद्यार्थियों को अपनी तरफ से पढ़ने के लिए अनुदान या प्रोत्साहन राशि भी देती है, लेकिन वहां से अक्सर विद्यार्थी पास आउट होने के बाद सीधा मुंबई फिल्म उद्योग का रुख करते हैं, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना को उसके मूल उद्देश्य से भटकाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास आउट छात्रों ने क्षेत्रीय रंगमंच के विकास को अवकाश दे दिया है। इस बाबत क्या कहते हैं नसीरुद्दीन शाह, सुनिए। और एक गलती थी मेरे ख्याल से एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाने की, जिसमें कोई केरला से आया है, कोई मणिपुर से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई श्रीलंका से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है। अब वहां आके आप उसको ह और ह सिखा रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि साफ हिंदी बोलो। भाई वो क्यों बोले? उसे तो वापस जाकर अपनी जबान में काम करना है। रीजनल स्कूल्स बनने चाहिए थे एक इस नेशनल स्कूल बनने के बजाय। मुश्किल ये होती कि हर एक रीजनल स्कूल में इतना ब्रिलियंट हेड कहां से हम ढूंढते, लेकिन ढूंढने से मिल ही जाता है खुदा भी, क्योंकि बंगाल में भी लोग बहुत थे, कन्नड़ा में भी थे, महाराष्ट्र में तो थे ही, गुजरात में भी थे, तमिल में भी थे। अगर वो रीजनल स्कूल्स पर इतना ही जोर दिया जाता जितना उस एक हिंदुस्तानी की जबान के स्कूल को दिया गया, शायद थिएटर की शक्ल कुछ अलग होती आज। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मालूम नहीं उस पानी में जहर है या अमृत। इनसे मिल, ये है वीर बैंको और मैं हूँ मैकबेथ। मैकबेथ राजा बनेगा। गिरीश कार्नाड, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर जैसे कई एक आधुनिक नाटककारों की रचनाओं का मंचन पहली बार विद्यालय ने ही दिल्ली के बढ़ते दर्शक समुदाय के सामने किया। मैं सिर्फ आपकी स्पीच के बारे में जानना चाहता हूं कि स्पीच में भी आपने अपनी बनाई हुई एक स्पीच का जो स्टाइल है, उसके फंदे में कहीं आप फंसे हुए हैं, जैसे कि मनोहर सिंह के बोलने का एक तरीका है, जैसे कि सत्यदेव दुबे के बोलने का एक तरीका था, जिसको पवन मल्होत्रा ने पिछले हफ्ते हमसे कहा कि ऐसा तो नहीं होता कि हर कोई बिल्कुल टेल पर जाकर, टेल ड्रॉप होती ही है, हमेशा आप चबा चबा कर आखिर तक के वाक्य को हैं तक जाकर, ऐसे तो कोई इंसान बोलता नहीं। नसीर साहब क्यों बोलते हैं ऐसे? मुझे शायद इसलिए कि ये जबान जिनमें बहुत सारे नाटक हुए उर्दू यानी के, वो पहली जबान थी जो मैंने बोलनी सीखी, और उस जबान को बोलने का उतार चढ़ाव, उसका लहजा, उसमें किस बात पे जोर दिया जाता है वगैरह, वो मैं बचपन से ही सुनता आया हूं। और कहीं पर मेरी सुनने की हिस्स ज्यादा तेज है और दूसरी सेंसेस से। मुझे अब भी वो कोई आवाज जो मैंने 50 साल पहले सुनी है और किस तरह से कही गई, मैं अब भी रिक्रिएट कर सकता हूं। मुझे अब भी क्लियरली याद है, उस आवाज की ग्रेन्स तक मुझे याद हैं। शायद इन एक्टरों में ये बातें नहीं थी, क्योंकि फ्रैंकली मुझे एनएसडी के एक्टरों की स्पीच बहुत ही नकली लगती है। एक आध एक्टर को छोड़ के, इरफान खान एक नाम जहन में सबसे पहले आता है, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर अगर आप देखें, एक रिकग्नाइजेबल मैनर होता है एनएसडी के एक्टरों का, बोलने का, खड़े होने का, चलने का, मुड़ने का, जो कि सच्चाई से जिसका कोई वास्ता नहीं होता, जो उनके ख्याल से इफेक्टिव होता है स्टेज पर। वो भी गलतफहमी है, क्योंकि जो आप मनोहर का आपने नाम लिया, तो अब खैर
अलकाजी साहब को वो बेहद पसंद थे क्योंकि वो बहुत ही फर्माबरदार किस्म के एक्टर थे। वो कहना मानते थे, कहीं कोई अपना आइडिया नहीं देते थे। अपनी तरफ से उन्होंने कोई चीज़ नहीं की। उनके सारे परफॉर्मेंसेस को अलकाजी साहब ने बनाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अलकाजी साहब मनोहर सिंह से कहते थे कि सीधा हाथ उठाओ और दीवार पे रखो, और मनोहर अगर पूछता क्यों तो कहते कोई बात नहीं, चुप रहो, हाथ रखो बस वहां पे। और उसको देख के पता चल जाता था कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पोस्चर और ये पोस्चर दो अलग अलग चीजें कन्वे करता है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अपना सिर नीचे करो, मनोहर यहां पे अपना सिर झुकाओ बस, क्यों समझाने की तकलीफ नहीं करते थे। मुझे देखते देखते समझ में आती थी बात कि भाई सिर को यूं करने से पूरे बदन का पोस्चर बदल जाता है, या सिर को यूं रखने से बदन का पोस्चर भी बदल जाता है। तो उस तरह के एक्टर ही अलकाजी साहब को पसंद थे। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने उन एक्टरों को पूरी तरह से तैयार नहीं किया हर एक चीज का सामना करने के लिए। मैं अपनी एक्टिंग की डेवलपमेंट का सेहरा अलकाजी साहब के सर नहीं रखता। थिएटर की मेरी सेंसिबिलिटी का जरूर, मेरी समझ का, स्टेजिंग का, मिज़ॉन-सेन का, सेटिंग का, ये सब चीजें अलकाजी साहब ने मुझे बख्शी, एक्टिंग नहीं। उन्हें एक्टर में दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ चाहते थे कि जिस तरह का उनकी जहन में तस्वीर है एक्टर वैसी ही करके दे। उन्हें सवाल पूछने वाले एक्टर पसंद नहीं थे, इसीलिए वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था मैं बहुत बदतमीज हूं, मुंह फट वगैरह हूं। शायद मैं था भी, 20 साल का तो था मैं, लेकिन वहां की एक्टिंग की क्लासेस भी जो थीं उनसे भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जो हासिल हुआ वो तजुर्बा, एक्टिंग कर करके, हर साल 4-5 नाटक करके, जो उससे पहले मतलब मैंने 2 साल में एक नाटक किया होता था स्कूल में। वो स्टिम्युलेशन और वो तजुर्बा जो कि हर एक एनएसडी के एक्टर को मिलता है, लेकिन उस तजुर्बे को डिस्टिल करके उसका एसेंस समझने की बात जो है वो एनएसडी में अब भी नहीं होती। मुझे लगता है अब भी एनएसडी में कुछ ऐसे लोग एक्टिंग पढ़ाते हैं जिन्होंने एक्टिंग की नहीं है जिंदगी भर में। तो आपने देखा और सुना कि क्या है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर की हकीकत, कि किस तरह वहां पर एक अभिनेता के स्वाभाविकता को नष्ट कर उसको एक दंभी और कुरूप अभिनेता के रूप में तैयार कर उसको खासियत से महफूज कर दिया जाता है। एनएसडी एक पैटर्न एक्टर तैयार करता है जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर तो एक्टिंग के मायने ही बदल गए ना। वैसे भी अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिर्फ हाथी का दांत है और विवादों में रहना उसकी नियति हो गई है। वैसे भी एनएसडी के पास आउट छात्रों को चाहिए कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना के मूल उद्देश्य के लिए कार्य करे, न कि सिनेमा जगत के लिए। धन्यवाद।